और नमस्कार। अभी मैं दलसिंह सराय के पार गांव में हूँ। दलसिंह सराय का वो पार गांव जो अपने आप में एक ऐसा गांव है जो हमारे देश के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ, जैसा कि मैं पार गांव का एक दो नहीं कई वीडियो आप सबों से पहले साझा भी किया हूँ। जो पांडव स्थान के नाम से प्रचलित जो जगह है, ऐतिहासिक स्थल है, वो पार गांव में ही है। और वो पार गांव हमारे समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय प्रखंड अंतर्गत आता है। दरअसल मैं बात करूं अगर गांव के कलाओं की, तो हमारे बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे कला लेकर सामने आने वाले लोग हैं, जो अगर लोग उन्हें मदद करें, लोग उनको सामने लाएं, तो अपने परिचय के लिए वो कभी मोहताज नहीं हो सकते हैं। लेकिन कमी बस इतनी सी है कि उनके पास हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। अभी हमारे साथ हैं सुस्मिता जी। ये पार गांव से ही बिलोंग करते हैं और एक कवयित्री कह सकते हैं इनको। लेकिन मैं ये इसलिए कहा आपको कि कह सकते हैं क्योंकि आज शायद पहली बार इनको मैं आप सबों के बीच ला रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि इससे पहले कभी आप इंटरव्यू नहीं दिए हैं इसके मामले में। ऑफर्स भी आया था मुझे, लेकिन मैंने कभी इंटरव्यूज नहीं दिया है। तो आज इनके पास आया हूं और इनकी कुछ कविता मेरे पास आई थी, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इनसे मुलाकात करनी जरूरी है। और इन्होंने जिस कविता की रचना की है उसे आप सबों से साझा करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले सुस्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान। थैंक यू सो मच। कब से आप कविता लिख रहे हैं? देखिए, लिखने बचपन से ही मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन हम इसको प्रेजेंट जब इंटर क्लास में थे तब थोड़ा बहुत लिखते लिखते कहीं देख लेते थे, कभी पिताजी के डायरी में कुछ लिखा हुआ देख लेते थे, तो सोचते थे कि उसको बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करें, उसको आगे मतलब ताकि कोई पढ़े तो लगे हाँ प्रेजेंट किया हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। तो बस उस टाइम से लिखते थे, बीच में कभी छोड़ देते थे, कभी मतलब हौसला कम हो जाता था मेरा, छोड़ देते थे, सोचते थे क्या कविता विता लिखने से क्या होगा। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, धीरे धीरे मेरा इसी में मन ही लगता था, ज़्यादा मेरा इसमें मन लगता था कि लेखन कला में मुझे मन लगता था, तो हम बस लिखते रहते थे। हाँ, और भी आगे बातचीत करेंगे। तो एक जो मेरे ख्याल से मैं जो कविता आपको बताया था, मेरे हम सफ़र, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ने के बाद। और फिर मुझे लगा कि नहीं, आपसे मिलना ज़रूरी है और आपके कविताओं को मैं अपने दर्शकों के बीच भी ले जाऊँ। तो आप थोड़ा सा वो गुनगुनाना चाहेंगे, मेरे हम सफ़र? मेरे हम सफ़र। अच्छा, इसका रचना कब किए थे? इसका रचना आज से 20 दिन पहले किए थे हम। अच्छा, आप खुद से किए थे? हाँ, खुद से ही किए थे। ये कहीं आपको कॉपी नहीं मिलेगी, ये कहीं आपको नेट पे नहीं मिलेगा, कहीं भी आप सर्च कर लीजिए। इसको हम रात को 2:30 बजे इसकी रचना किए थे हम। सडनली मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में लिखना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो आप इसको प्रस्तुत करेंगे? इसको प्रस्तुत जी बिल्कुल करेंगे। इसका हेडलाइंस है मेरे हम सफ़र, जो मैंने फ्यूचर को देख करके लिखा है। हाँ, अपनी जज्बातों को बयां किया है इसमें आप बन जाना मेरा समंदर, मैं आपका किनारा बन जाऊंगी। आप बन जाना मेरा समंदर, मैं आपका किनारा बन जाऊंगी। जो कभी बिखरे आप तो मैं आपका सहारा बन जाऊंगी। जी, मैं बन जाऊंगी आपकी सीता, आप मेरा राम बन जाना। मैं बन जाऊंगी आपकी सीता, आप मेरा राम बन जाना। जो कभी त्यागने की बारी आए तो आप मेरा श्याम बन जाना। हाँ, इसके बाद ना रहेंगी दूरियां, ना रहेंगे फासले, कुछ इस तरह निकालेंगे हम रास्ते। मैं आपकी मम्मी को माँ कहूँगी, आप मेरे पापा को पिताजी कहना। मैं आपकी मम्मी को माँ कहूँगी, आप मेरे पापा को पिताजी कहना। मैं आपके भाई को लक्ष्मण कहूँगी, आप मेरे भाई को शिवाजी कहना। हाँ, करूँगी मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी, आप बस मेरी कुछ ज़रूरतों का ख्याल रखना। करूँगी मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी, आप बस कुछ ज़रूरतों का ख्याल रखना। करूँगी आपसे दिल खोल के प्रेम, बस आप मेरे जज्बातों का ख्याल रखना। जी, उसके बाद था मैं प्रेम में वास लूँगी, आप इसे ज़रूरत मत समझना। मैं प्रेम में वास लूँगी, आप इसे ज़रूरत नहीं समझना। मैं कहूँगी अयोध्या वृंदावन वगैरह दर्शन करवाने, आप मनाली मत समझना। देखिए, एक्चुअली क्या है कि आजकल जब लड़कियों की शादी होती है तो बड़े बड़े शौक़ होते हैं कि मनाली जाने का, शिमला जाने का, और मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं है। मेरा मन है कि वृंदावन जाएँ, जो कभी घूमे नहीं है। अयोध्या एक बार पिताजी के साथ गए हैं तो बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए इस टॉपिक पर हम इसकी रचना किए थे। हाँ, मैं कहूँगी। इसके बाद है हाँ, सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक का सफ़र रहेगा हमारा। सुबह के नाश्ते से लेकर शाम को और रात के खाने तक का सफ़र रहेगा हमारा। जो थक के आए आप तो पैर दबाना, ये काम भी रहेगा हमारा। जी,
मैं सो जाऊं थक के तो आप थोड़ा सा चादर उठा देना, कुछ इस तरह आप अपना रिश्ता निभाना। मैं सबका ख्याल रखूंगी, आप मेरा छोटा सा ख्याल रखना। मैं कहूँगी पापा बुलाए हैं, आप इस बात का ध्यान रखना। एक्चुअली लड़कियां जब ससुराल जाती है तो उसको इजाज़त लेकर के अपने मायके आना पड़ता है, अपने पति की इजाज़त लेनी पड़ती है। खैर ये हमारी सभ्यता संस्कृति में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस चीज़ को हम बयां किए हैं इस ढंग से। उसके बाद है, मैं आपके परिवार को मंदिर बनाऊंगी, आप मेरी थोड़ी सी इज्जत करना। मैं आपके परिवार को मंदिर बनाऊंगी, आप मेरी थोड़ी सी इज्जत करना। मैं आपकी माँ को देवता की तरह पूजूंगी, आप बस राम बने रहना। उसके बाद है, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, आप सूट का दबाव मत देना। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, आप सूट का दबाव नहीं देना। पहले ही बताएं श्रीमंत 1999 की लड़की ले जा रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट उठाना। ये इतना कविता है, शॉर्ट कविता। दोस्तों आज के समय में मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये रचना की है कविता, जैसा कि आप लोग सुने। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम लोग अभी भी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ विद्वान लोग ऐसे हुए हैं जिनका कुछ मानना है, जिनका कहना है कि कहाँ है सभ्यता, कौन सी संस्कृति, कौन सी परंपरा। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान होने के बाद थोड़ा सा परेशानी होती है वो सब चीज़ों को मानने में, लेकिन थोड़ा सा इसको ऑन कीजिएगा आप। इसमें कुछ ऐसी पंक्ति है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता दूं आपको, ये क्या है, करूंगी से शुरू है ना ये। हाँ, करूंगी। एक पंक्ति है, करूंगी मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी, बस आप मेरी कुछ जरूरतों का ख्याल रखना। करूंगी मैं आपसे दिल खोल के प्रेम, बस आप मेरे साथ सिद्धांतों वाली व्यवहार रखना। अगर गौर करेंगे तो बहुत कुछ कह रही है ये पंक्ति। एक और मैं पढ़ा सुना था लास्ट में, हाँ, मैं आपके परिवार को मंदिर बनाऊंगी, मैं आपके परिवार को मंदिर बनाऊंगी, आप मेरी थोड़ी सी इज्जत करना। मैं आपकी माँ को देवता की तरह पूजूंगी, आप बस राम बने रहना। ये एक ख्वाहिश है, हमारे भारत की बेटी का एक ख्वाहिश है, और वो ये अर्जी करते हैं अपने पति से, यही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने पति से ये अर्जी करते हैं कि इस तरह से मैं आपके साथ व्यवहार करूंगी तो आप मेरे लिए ऐसा करना। यही कहना चाहते हैं ना? क्या लग रहा है हमारे भारत का जो कुछ सभ्यता संस्कृति है, कहाँ तक वो सही है या आज के लिए उसका कहीं कोई महत्व नहीं है? देखिए, इस पे भी मैंने एक कविता लिखा है। हाँ। इसको भी मैं बयां करके बताना चाहती हूँ। जैसे मुझे ये पता था कि जब मैं ये कविता प्रोवाइड करूँगी तो मुझे इसके बारे में पूछा जाएगा, तो मैंने इस पे एक कविता लिखा है कि तुम हौसला हो, तुम हौसला हो, तुम ख्याल हो, तुम साज हो और तुम ही श्रृंगार हो, ये बानी तुम्हें सूचित हो। हमारी भारतीय संस्कृति में अगर आप कहें तो लड़कियां जो होती है बहुत बंधी हुई होती है, जिसको कुछ बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो लड़कियों को उड़ने देते हैं, लड़कियों को हौसला देते हैं, बहुत कम। जैसे हमारे शुरू से हमारे पिताजी हमारे प्रति हमेशा जागरूक रहे हैं, कभी वो इधर उधर की बातों में नहीं आए हैं। वो जिस तरह से हम जो पढ़ना चाहे हैं वो मुझे वो पढ़ाए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आप थोड़ी सी उसे चाल दे दीजिए, वो खुद अपना आसमान खोज लेंगी। और डर ये भी होता है कि जैसे आज तक का कुछ ऐसा न्यूज़ मिलता है कि बेटियां कुछ ऐसा कर लेती है या बहुएं कुछ ऐसा कर लेती है। तो देखिए, हर बेटियों को अपने फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए गलत फ़ायदा। आप किसी को अपने व्यवहार से बदल सकते हैं, आप डांट के किसी को नहीं बदल सकते हैं, आप अपने व्यवहार से बदल सकते हैं। सामने वाला आपको क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर आपका कोई बुरा चाह रहा है तो आप भी उसके लिए अच्छाई कीजिए, किसी की बुराई का आप इतनी अच्छाई से जवाब दीजिए कि वो सामने वाला खुद मजबूर हो जाए। जी, तो इसलिए मैंने ये भी कविता प्रोवाइड किया है कि इसको सूचित कर रहे हैं हम, ये हम कल्पना नहीं कर रहे, इसको सूचित कर रहे हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड हो या हर लड़की को अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए। तो तुम हौसला हो, तुम ख्याल हो, तुम साज हो और तुम ही श्रृंगार हो, ये बानी तुम्हें सूचित हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरे जीवन की तुम नई रीत हो, ये भी वाणी तुम्हें सूचित हो। तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम देव हो और तुम ही महादेव हो, ये भी वाणी तुम्हें सूचित हो। उसके बाद है, तुम अर्पण हो, मैं समर्पण हूँ, तुम अर्पण हो, मैं समर्पण हूँ,
तुम शब्द हो और मैं एक विकल्प हूँ, ये वाणी तुम्हें सूचित हो। तुम अर्पण हो, हाँ। मैं समर्पण हूँ, हाँ तुम शब्द हो, हाँ। और मैं विकल्प हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देखिए आजकल जो हमारी सोसाइटी चल रही है तो उसमें औरतों को अक्सर विकल्प ही माना जाता है, और इस पर भी हम एक शब्द आपको कहना चाहते हैं कि जैसे विकल्प माना गया है, तो मैं अगर शब्द हूँ तो मुझे आप साथ रखिए, अगर मैं विकल्प हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए। हाँ, तो इस चीज़ का भी मतलब है, आप अगर समझना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें समझ सकते हैं इससे। तो हम कुछ इस तरह के धार्मिक कविताओं की रचना करना चाहते हैं ताकि लोगों को अच्छा भी लगे। हम कुछ गज़ल भी लिखते हैं, तो हम गज़ल को बाद में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन खैर ये जो हमारा धार्मिक है इसको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसका लाइन यही है कि तुम अर्पण हो और मैं समर्पण हूँ। मतलब कोई हमारे प्रति अर्पण हो रहे हैं और मैं उनके प्रति समर्पण हो रही हूँ। देखिए क्या होता है कि बेटियाँ 22 साल 23 साल की हो जाती हैं, और अपने जो जन्म से जो होता है 9 महीना पहले से उनको उनकी माँ जान रही हैं, और 22-23 साल के बाद वो अपने पति के घर जाती हैं और सब कुछ वो समर्पित कर देती है। लाल सिंदूर जो होता है उसका रंग यूं ही लाल नहीं होता है, बहुत सारे अरमानों को कत्ल करना पड़ता है मांग में। तो इसलिए हम इस कविता की रचना किए थे कि सूचित करना है, सूचित भी करेंगे, उनकी बात को भी मानेंगे ताकि वो हमारे जज्बात को समझे। जी सुस्मिता जी, बहुत अच्छा कविता है आपका, जो भी रचना है बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सीता बन के केवल राम के लिए ही मुझे लग रहा है कि कविता की रचना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी नहीं, सिर्फ राम के लिए नहीं, इसमें लक्ष्मण का भी है, इसमें लक्ष्मण का भी है, इसमें कौशल्या कुछ अलग है जी। मतलब सीता के पति थे राम, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो कहीं ना कहीं आपका ये कविता भी, और पीछे जो था मेरे हम सफ़र, तो ये दोनों पति से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों? पति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है कि आजकल की लड़कियां होती है कि उनको बहुत ऐसे पति चाहिए, बहुत मॉडर्न युग के पति चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे अपने पापा जैसा चाहिए, जहाँ कि वो जिस तरह से हमारी माँ को रखते हैं, अपने फैमिली को बांध के रखते हैं अपने दिल के बंधन में। हाँ, तो मुझे वैसा पति चाहिए। तो हमारे पिता अक्सर, हमारी माँ जब वो रामायण देखा करती थी तो मेरे पिताजी के बारे में कहते थे कि राम के जैसे लगते हैं, राम के जैसे लगते हैं। तो बस यही सब सोच करके हम सोचे नहीं, मुझे ये चीज़ की रचना करनी चाहिए। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे बात करने के बाद कुछ जानकारी मिली है हमें, मैं प्लीज़ माफ़ करेंगे, मैं किसी भी टॉपिक पे टिप्पणी कुछ भी अपना नहीं दे रहा हूँ। आपसे मैं बस जानना चाहता हूँ कि एक शब्द आपका था कि आज की हर लड़की मॉडर्न युग में जीना चाहती है, मॉडर्न बन के रहना चाहती है। अभी आप सूट पहने हुए हैं, ठीक है? अक्सर ऐसे, मतलब माफ़ कीजिएगा प्लीज़, बहुत सारे कपड़े हैं अभी जो यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं। तो क्या ये सारा चीज़ सभ्यता के अंतर्गत आता है क्या? देखिए, सभ्यता के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आती है। अगर आप इसको सभ्यता के अंतर्गत लाते हैं तो सही रूप से लाइए। आप सही कपड़े पहनिए, ढंग के कपड़े पहनिए, ताकि हमारी सभ्यता संस्कृति को बिगाड़े नहीं। हाँ, तो सभ्यता के अंदर आप कपड़े कोई भी पहनिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। खैर, हम सूट पहनते हैं तो मुझे यही अच्छा लगता है। आप कपड़े कोई भी पहनिए, लेकिन ये कोई ढंग का होता है, बस कुछ इस तरह कपड़े पहनिए कि ताकि अगला इंसान आपको गलत नज़र से ना देखे। जी, ज़्यादा कुछ नहीं बोला, नहीं तो फिर गाली भी देंगे बहुत सारे लोग। हाँ, जिनको पसंद नहीं होगा तो हमें भी गाली देंगे, आपको भी गाली देंगे। खैर कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन एक चीज़ सभी लोग जानते हैं, गलत और सही। मर्यादा में रहना केवल लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी जरूरी है। तो मर्यादा एक शब्द है जिसका पालन हर इंसान को करना चाहिए। जब भगवान श्री राम मर्यादा का पालन करते थे तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों का भी फर्ज है कि अपने मर्यादा का पालन करें और मर्यादा के अंदर रहें। जी, बिल्कुल ऐसा। देखिए, कहा जाता है कि लड़कियां जो होती है वो जींस में ही अच्छी लगती है या सूट में ही अच्छी लगती है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप घूंघट में रह करके भी चारों दिशाओं का वर्णन कर सकते हैं। आप सभ्यता संस्कृति में रह करके अपनी चारों दिशाओं का वर्णन कर सकते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करती हूँ, आपको इच्छा है आप पहनिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं घूंघट में रह के चारों दिशाओं का वर्णन करना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, क्या कभी आपकी इच्छा नहीं होती है कि मैं भी वो ड्रेस पहनूं जो आज मार्केट में चल रहा है और लोग कहते हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं पहनूंगी,
कोई लड़का पहनता है उसको कौन रोकने वाला है, मैं पहनूंगी तो फिर मुझे क्यों इतना बातें किया जाता है? क्या आपको कभी इच्छा नहीं होती? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुई, हमारी इच्छा ही नहीं। हमें पैसा भी, मुझे फ्रीडम है कि आप पहन सकती हो, लेकिन पैसा भी मिलता है तो मैं पहनती नहीं हूँ ऐसा कुछ। जब से मुझे समझ आया है कि हाँ इस चीज़ में मैं अच्छी लगूंगी, इस चीज़ में मुझे लोग अच्छे नज़र से देखेंगे, तो मैंने कभी इस चीज़ के लिए जिद नहीं किया है, कभी भी नहीं। दो चीज़ के लिए मैंने कभी आज तक जिद नहीं किया, एक कपड़े के लिए, दूसरा खाना के लिए। अच्छा। हाँ जो मिल जाए। तो सुष्मिता जी आगे क्या करना है? आप अभी कविता की भी रचना कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, तो आगे क्या करना चाहिए? देखिए अभी मेरा ग्रेजुएशन कुछ दिन पहले हुआ है 2021 में, और उसके बाद मैं बीएड प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं मैनेजमेंट कोर्स भी कर रही हूँ। तो मेरा आगे का मानना है कि मैं आगे पीएचडी करूँ, और जो अपनी कविताएं जो मैंने लेखन शक्ति में अपने आप को रचा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसी लाइन में आगे बढ़ूँ। जी, कुमार विश्वास जी से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है इस चीज़ की, मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, तो मैं बस वही करना चाहती हूँ। जी। और एक और कविता था, गांव की लड़की। हाँ, मैं गांव की बेटी हूँ। हाँ। इस कविता का मतलब ये था कि उस दिन सावन आने वाले थे। जब सावन आने वाले थे तो मैंने कहा कि कुछ सावन में कुछ ऐसी होनी चाहिए, तलब होनी चाहिए, तो मैंने लिखा कि हाँ मैं गांव की बेटी हूँ। पक्षियों की चहचहाहट और पवन का शोर मानो जैसे हो गया भोर। सूर्य की किरण जब खिड़कियों पे दस्तक देती है तो ये सिंदूरी गाल कुछ यूं ही खिल उठता है, मानिए जैसे सावन में मोर। अच्छा, ये खुद से रचना किया? जी बिल्कुल, खुद से। आपको इसकी कहीं कॉपी नहीं मिलेगी। जी। उसके बाद था कि खेतों की हरियाली एक ऐसा दृश्य है जो बार बार अपनी ओर मुझे खींच लेती है, जहाँ रुक के प्रकृति का आनंद लेना बेहद भाग्यशाली महसूस करती हूँ। यहाँ कुएं का पानी और चापाकल का जल शुद्धता का एक प्रतीक है। जमाना चाहे कितना भी आगे आ जाए, हाँ मैं गाँव की लड़की हूँ। ये मैं हमेशा कहूँगी कि मैं गांव की लड़की हूँ। मैं गर्व से बोलूँगी कि मैं गांव की लड़की हूँ। हाँ। उसके बाद था छोटी सी नदी जिसे समंदर समझना और वहाँ की मिट्टी जिसको बीच समझ के ज़िंदगी का आनंद लेना। हमारा पोखरा जहाँ कृष्ण से लड़के और राधा से गोपियाँ होती थी, और होती थी, और आज भी माता यशोदा के पास उनकी शिकायत आती है और फिर से एक कानों की खिंचाई होती है। जैसा कि हम देखे थे, ये रचना जब हम बहुत पहले थे तो हमारे घर में एक पिक्चर लगा हुआ था जिसमें माता यशोदा ऐसे कान पकड़ के कान्हा जी को इंडिकेट कर रही थी, तो इस चीज़ पे हम रचना किए थे इसकी। और दूसरा एक ये भी था, अपने पिताजी, जैसे बहुत कम समय हमारे पास बचे हैं अपने पिताजी के पास रहने को, तो हाँ बहुत ही कम समय, अब ऐसा कहें कि 6 महीना साल भर ऐसा कुछ वक्त रहा है, तो हम एक महत्व कविता का लिखे थे अपने पिताजी के ऊपर, तो वो हम बांधना चाहते हैं। ये कहते हैं हमारी आंखें नम हो रही है, इसलिए कि ये कविता हम लिखे थे तो बहुत ही सोच समझ के लिखे थे। तो ऐसा था ये कविता में कि बांधने में गेठी का, रखने में पेटी का, रखने में जैसे हमारे बिहार गांव में बक्सा को पेटी कहा जाता है, बांधने में गेठी का, रखने में पेटी का, और दान में बेटी का बड़ा ही महत्व है। भगवान में राम का, प्रेम में श्याम का, और फलों में आम का बड़ा ही महत्व है। रंगों में होली का, त्यौहार में छठ का, और व्रत में वट का बड़ा ही महत्व है। जैसे देखिए वट सावित्री की पूजा होती है। रंगों में होली का, ये तो हम आपको कह दिए। सुरों में सार का, सरगमों में बहार का, और आम में अचार का बड़ा ही महत्व है। जीवन में पिता का, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा बेहद भाग्यशाली हूँ इस लाइन को लेकर के मैं। जीवन में पिता का, चाल में चिता का, और इंसान में शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। ये जो लास्ट वाला लाइन है, जीवन में पिता का, ये चारों हमारे पिताजी से रिलेटेड है। हाँ, ये चारों, जैसे जीवन में पिता का, चाल में चिता का, और इंसान में शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। हमारे पिताजी आज तक शिक्षा के अलावा कुछ नहीं किए हैं हमारे लिए, शिक्षा के अलग बिल्कुल नहीं, सारी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी किए हैं, और यही है कि आज मैं यहाँ आई हूँ तो बस इनके वजह से ही, और पूरी फैमिली की वजह से। दोस्तों बहुत सारी बातें हुई, और शायद मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि हमारे गांव की सभ्यता, हमारे गांव की संस्कृति, इस पे हम लोगों ने कुछ विशेष करके चर्चा किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मैं आगे फिर से कोशिश करूंगा कि इनकी और जो भी कविताएं हैं उससे भी मैं आप सबको रूबरू करवाऊं।
बहुत लोग कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत हौसला कम लेकर के हौसला तो लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ इनसे भी ज़्यादा हौसले वाले लोग होते हैं। तो जो हार जाते हैं, मैंने उनके लिए भी 2 लाइन लिखी है। तो जो हारते हैं मैं उनके लिए लिखी हूँ कि क्यों भीग गए तेरे नैन, क्यों तू उदास बैठा है, क्यों भीग गए तेरे नैन, क्यों तू उदास बैठा है, चल फिक्र छोड़ कल की, तुम्हारा आज कल से अच्छा है। और दूसरी ये थी, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ये सब के लिए जो सफलता के लिए आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन और कहना चाहूँगी। चलते जाओ ये रास्ते तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगी, चलते जाओ ये रास्ते तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएंगी, किसको मिल पाया है आसानी से मंजिल, थोड़े नखरे तो ये भी दिखाएंगी। तो बस हाँ, ये लाइन बहुत ज़्यादा है कि नखरे दिखाएंगे लेकिन मिलेंगी ज़रूर, इसलिए रुकना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं रुकती, मैं कविता लिखना शुरू नहीं करती तो आज आप मेरे पास नहीं होते, मेरी पहचान नहीं होती। जी, अपनी पहचान बनाने के लिए खुद से कुछ करना पड़ता है और खुद से कुछ अलग करना पड़ता है कि नहीं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से बताइएगा, ताकि फिर से आगे इनकी और जो भी कविताएं हैं मैं आप सबको उससे रूबरू करवाऊँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे। हम इसलिए ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी जो कविताएं थी वो उसकी सेलिंग रेट आई थी 14,000 रुपये मेरे हमसफ़र की। तो 14,000 रुपये, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी कला को अभी नहीं बेच सकती हूँ, अभी मैंने शुरुआत ही किया है, मैंने अभी शुरुआत करा है, तो मैं अभी अपनी कला को नहीं बेचूंगी। बिल्कुल, मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ूंगी, जब लगेगा कि हाँ मुझे इस कविता को सेल करनी चाहिए तो मैं फिर सेल करूंगी, लेकिन मैं अभी अपनी कलाओं को नहीं बेचूंगी। अभी मैं अपनी कलाओं को बेचने का मतलब है कि मैं अपने माता पिता के जो परिश्रम है, जो उनके साथ मैं उनको बेच रही हूँ, तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बेचूंगी। बहुत लोग बेवकूफ़ समझते हैं इस चीज़ को लेकर के कि अरे ऐसा करना चाहिए बहुत, लेकिन आप मुझे बेवकूफ़ ही समझिए, लेकिन मैं अभी नहीं बेच पाऊंगी इस कविता को। काफ़ी ऑफर्स भी आए थे, कई स्टूडियो से भी आए थे, 2-3 दिन पहले भी कॉल आया था, लेकिन काफ़ी दूर था, दिल्ली था, और उतना का सफ़र हमसे संभव नहीं है, तो हम वो चीज़ को फिर इग्नोर कर दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सबसे ज़्यादा तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पिताजी को कैसा लगा है हमारी कविता को सुन करके। हाँ। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे पिताजी को कैसा लगा है, क्योंकि अच्छा। पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहली बार वो हमारी कविता को सुन रहे हैं। अच्छा? हाँ, इससे पहले और कभी नहीं, बस एक मेरे हमसफ़र जो है हाँ। वो पढ़े थे, बाकी कोई कविता आज तक उन्होंने नहीं पढ़ा है, कभी नहीं। दोस्तों, इनके पिताजी भी यहीं पे बैठे हुए हैं और अपने पिता के सामने में आज सुस्मिता जी प्रस्तुत कर रहे थे अपनी कविता। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है KR न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए? आज सामने में बैठ के खुद से रचित कविता का आनंद आपने लिया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, कहना तो जो कहना था वो हमारी बेटी ने ही कह दी, वो तो स्पष्ट रूप में कह दी, जो पिताजी हमारा यही करवे किए हैं, शिक्षा और परिवार, बस सबको चलाते हुए। तो हम तो इसमें जब जो पढ़ना चाहिए पढ़ाए हैं और समय दिए हैं। हम किसान व्यक्ति हैं, लेकिन आज तक जो है सो गांव में रह करके आज तक हम अपने बेटी को खेत में नहीं जाने दिए और पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। 3 साल 4 साल समस्तीपुर डेली इसका अप डाउन था, हम एक दिन इसके साथ नहीं गए। विश्वास उतना किए, दुनिया कहने के लिए बहुत मिला, लेकिन हमको उस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है। बहुत लोग कहते थे पिताजी को कि अब शादी की उम्र हो गई, अब शादी कर दीजिए, लेकिन इन्होंने कभी मेरी उड़ान नहीं रोका, कभी नहीं। इनको भरोसा था कि नहीं ये कुछ करेगी, ये कुछ कोई लाइन में आगे बढ़ेगी, तो ये कभी भी मेरी उड़ान। ये क्या, हमारे पास 3 पिताजी हैं हमारे, हाँ मेरे पापा जी 3 भाई हैं, तो 3 पिताजी और 3 माएँ हैं और दादी हैं, ज्वाइंट फैमिली हमारी है, और हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित मिलता है इस चीज़ के लिए कि जो करना चाहती है वो करे। हाँ दोस्तों, सफलता मिलने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस सिचुएशन में हम रहते हैं, इस पे भी उसका बहुत असर होता है। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन सबों से जानकारी मिली, और कभी भी इनको डर नहीं हुआ कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, किसी भी बातों को लेकर कोई डर नहीं, क्योंकि इनको भरोसा था। दूसरा नंबर चीज कि सुस्मिता जी को भी खुद की जिम्मेवारी थी, ये नहीं कि पापा नहीं देख रहे हैं, माँ नहीं देख रहे तो मैं कुछ भी कर लूं, ऐसी बात नहीं थी। खुद की जिम्मेवारी थी कि मैं कैसे अच्छा करूं ताकि हमारे परिवार का, हमारे पिताजी का नाम कभी भी नीचे जमीन में ना सटे, हमेशा ऊपर जाए। इसके लिए इनके अंदर खुद जिम्मेवारी थी, और अभी तक कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से अपने लाइफ के साथ, घर परिवार के साथ। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारी फैमिली भी अभी ज्वाइंट है कि नहीं, तो बहुत बड़ी चीज़ है।
बहुत बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा आप सबों से मिलकर। और आगे हमारे दर्शकों से जैसा भी प्रेरणा मिलेगा फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आप सबों से मिलूं। तो दोस्तों कैसा लगा आज इनसे मिलकर जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।